नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS अकेडमी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस कर रहा हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों, MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय दिया गया है। लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, और ये है महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ा हुआ। हम यूनिट 2 पर डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल, है ना। समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसका लगभग ये चौथा टॉपिक हम लोगों ने शुरू कर दिया। इस चौथे टॉपिक में हम लोग आज क्या करेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध को देखेंगे। पिछला टॉपिक जो था तीसरा वाला, उसमें हम लोगों ने साइबर अपराध पर चर्चा की थी और साइबर अपराध पर डिटेल में डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोगों ने साइबर युद्ध देखा था और साइबर युद्ध की अवधारणा को समझने के बाद हम लोगों ने साइबर आतंकवाद को भी समझा था। अब साइबर आतंकवाद जब आपने समझा था तो मैंने वहां कोड भी किया था कि वर्तमान संदर्भ में हम इसकी स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से साइबर तकनीकी का प्रयोग करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें एक चीज यहां देखें कि भारत ने साइबर तकनीकी का एक किस प्रकार से प्रयोग किया। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है, जब हम भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन की बात कर रहे हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। उस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, सिंधु जल समझौता रद्द करना, ऐसे कई सारे निर्णय लिए गए। पाकिस्तान उससे बौखला गया। बाद में भारत ने क्या कर दिया, पाकिस्तान पर भारत ने कर दी एयर स्ट्राइक, और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर जो आतंकवादी सरगने थे, उनके कैंप लगे होते थे, उनको खत्म कर दिया। पाकिस्तान को आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री माना जाता है और भारत ने कहा कि हमारे देश पर अगर हमला करेंगे, हमारे देश के लोगों पर अगर हमला करेंगे तो उसका जवाब माकूल रूप से दिया जाएगा। भारत ने एयर स्ट्राइक करके जो भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान में जब इस प्रकार की एयर स्ट्राइक हुई, आतंकवादी मर गए, तो वहां की सरकार बौखला गई। वहां की सरकार ने भारत के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। अगर मैं 7-8 अप्रैल की रात की बात कर लूं तो 100 से ज्यादा मिसाइलें तो अकेले राजस्थान सेक्टर पे ही ड्रोन आदि का हमला पाकिस्तान ने किया। मजे की बात यह थी कि भारत ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करके एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को सफल नहीं होने दिया। सभी की सभी हवा में ही खत्म कर दिए गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारत की अभी तक। अब भारत ने जब अपने एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करके पाकिस्तान से आ रही सभी मिसाइलों को खत्म किया, तो इसमें भारत ने साइबर तकनीकी का भी प्रयोग किया। भारत ने क्या किया कि जो डिफेंस किया, इस डिफेंस में आप लोग देखिए कि 2 तरीके हैं, एक काइनेटिक और एक नॉन काइनेटिक। नॉन काइनेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, साइबर तकनीक का प्रयोग करते हैं, और काइनेटिक में आप बिना साइबर तकनीक के ही मिसाइलों को खत्म कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान ने ड्रोन से या मिसाइल से हमला किया, अब हम क्या करें, हमारा गोला छोड़ के, हमारी मिसाइल छोड़ के उसको खत्म कर दे हवा में, ये काइनेटिक वे हो गया। नॉन काइनेटिक वे में क्या होता है कि किसी मिसाइल या गोले का प्रयोग ना करके साइबर तकनीकी का प्रयोग करके भारत की ओर आ रही मिसाइल या ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया जाए, तो ये नॉन काइनेटिक वे होता है। भारत ने साइबर तकनीकी का प्रयोग जो है वो सकारात्मक किया, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, इनके पास जो थोड़ी बहुत क्षमता विकसित है, उस क्षमता का प्रयोग, साइबर क्षमता का प्रयोग ये लोग आतंकवाद फैलाने में करते हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज बारी है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में चर्चा करने की। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, ये स्पेशल वर्ड क्यों दिया गया, पहले तो ये समझने वाली बात है। देखिए, अपराध जो होते हैं वो अपराध की श्रेणी में आप लेंगे कि भाई कुछ भी होगा तो अपराध है। अब इसमें क्या महिला और क्या पुरुष, ये हो जाएगा ना कि सर पुरुषों के खिलाफ अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं, या स्पेशली महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सिलेबस में चर्चा में लिया गया। तो
महिलाओं के खिलाफ अपराध की जब हम बात करते हैं तो कुछ अपराध विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं, जो बाकी वर्गों के खिलाफ नहीं होते। उनको भारतीय कानून संहिता में स्पेसिफिक रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ऐसे अपराध जो महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं, ऐसे विशिष्ट अपराधों को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और इन्हें ही हम महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंतर्गत शामिल करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर देखेंगे? तो सबसे पहले हम इन अपराधों का अर्थ देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अपराध विशिष्ट प्रकार के होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ ही प्रायोजित होते हैं, ऐसे अपराधों को हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अर्थ देखेंगे और इन अपराधों की भारतीय कानून संहिता में अलग अलग श्रेणियां दी गई हैं। हम उन श्रेणियों को भी देखेंगे कि कौन कौन सी श्रेणी के अपराध हमें देखने को मिलते हैं। श्रेणियां देखने के बाद फिर अपराध की अवस्था देखेंगे, जैसे गर्भ धारण करते समय, गर्भ धारण करने के बाद, जन्म देने के बाद, बालिका अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। महिला जो है उसके जीवन काल के अलग अलग अवस्था में कौन कौन से अपराध होते हैं, तो अपराधों की अवस्था भी देखी जाएगी, किस अवस्था में किस प्रकार के अपराध होते हैं। फिर हम देखेंगे महिलाओं के प्रति अपराधों के कारण क्या, उन कारणों पर भी डिटेल में चर्चा की जाएगी। एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनके कारण क्या है। फिर हम बात करेंगे कारणों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों की, आर्थिक कारण की, विधिक कारण की और राजनीतिक कारण की। चारों को डिटेल में डिस्कस करके देखेंगे कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक रूप से, विधिक मतलब कानूनी रूप से, और राजनीति से प्रेरित कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देते हैं या उसके जिम्मेदार होते हैं। फिर महिलाओं के प्रति अपराधों के परिणाम देखना है कि जो अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उसका असर समाज में महिलाओं के ऊपर क्या होता है, उसके परिणाम भी देखेंगे। जब आप परिणाम समझ लेंगे तो फिर इन अपराधों का निवारण कैसे किया जाए, उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। मतलब फिर उपायों की बारी आएगी कि कैसे महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उनको खत्म किया जा सकता है। फिर हम विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। इन सब चीजों को लेकर महिलाओं को हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। क्लियर? तो ये समस्त टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप एमपीपीएससी का जो मेंस है उसका समाजशास्त्र विषय का ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये समझ के रखिएगा। तो एक एक करके इस पर डिस्कस किया जाएगा। कॉपी पेन निकाल के बैठिए, जो चीजें बता रहा हूं जैसे की पॉइंट्स ये नोट करते जाना। पीडीएफ अगर आपको लगता है चाहिए तो इस स्लाइड की ऐसी कैसी पीडीएफ में आपको भेज सकता हूं। टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लो तो आपको ये सारी चीजें मिलती चली जाएगी। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अर्थ मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्या होते हैं। अर्थ को जब हम देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध जो केवल महिलाओं के प्रति होते हैं, महिलाओं के खिलाफ होते हैं, उन्हें हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ विशेष प्रकार के अपराध, अब कौन कौन से अपराध होते हैं उनको देखेंगे। आईपीसी में इन अपराधों को अलग अलग जगह रखा गया है, जैसे बलात्कार के अपराध हो, अपहरण या भगा ले जाने के अपराध हो, दहेज हत्या, उत्पीड़न, उसके बाद छेड़छाड़, उसके बाद हम देखें यौन उत्पीड़न, उसके बाद हम देखें लड़कियों की तस्करी। तो भारत की जो दंड संहिता वो कहती है कि बलात्कार, ये बलात्कार के जो अपराध होते हैं विशेष तौर पर वो महिलाओं के प्रति होते हैं। अपहरण कर लेना या भगा ले जाना, तो ये अपराध भी हमें महिलाओं के खिलाफ ही देखने को मिलते हैं। दहेज के लिए हत्या, आपने नहीं सुना होगा कि किसी पुरुष की हत्या कर दी गई दहेज के लिए, पुरुष से बोला जा रहा है कि भाई दहेज दे वरना तेरे को निपटा देते हैं, बराबर। तो यहां दहेज के लिए हत्या भी औरत की ही होती है। उत्पीड़न, उत्पीड़न की समस्या बहुत ज्यादा है, उत्पीड़न की समस्या बहुत ज्यादा है।
शारीरिक रूप से भी उत्पीड़न होता है और मानसिक रूप से भी होता है। या तो शरीर का शोषण किया जाता है, ज्यादा काम करा रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं जबरदस्ती, गैर ऐसी जो सिस्टम में नहीं है ना, अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, टोंटबाजी, इससे महिलाएं उत्पीड़ित होती है। तो ये उत्पीड़न भी एक प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आता है। छेड़छाड़, सड़कों पर, गलियों में जब लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती है, बदतमीजी होती है, ये भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में ही आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न किया जाता है, लड़कियों की तस्करी की जाती है। जब आप देखें, वैश्यावृत्ति की बात कर लें या फिर पॉर्न मूवीज की बात कर लें, आदि चीजों के लिए क्या किया जाता है, लड़कियों को किडनैप करते हैं। उम्र नहीं देखी जाती, कम उम्र की लड़की है, मध्यम उम्र की लड़की है, या फिर एक औरत 30, 40, 35 साल के समय प्रौढ़ावस्था देख लें, किसी भी उम्र में अपहरण करके उनकी तस्करी, दूसरे देशों में उनको बेचा जाता है, नशीले पदार्थ की लत लगवाई जाती है और अनैतिक गतिविधियां जैसे वैश्यावृत्ति, पोर्न फिल्म आदि में उनसे काम करवाया जाता है। तो ये तस्करी वाला जो मामला है, ये सभी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की श्रेणी में ही आते हैं। और इन सब को लेकर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या विशेष व्यवस्था है। एग्जाम में पूछेगा कि महिलाओं के प्रति अपराध से आपका क्या आशय है, तो आपको बताना है कि महिलाओं के प्रति अपराध से आशय है ऐसे विशेष अपराध जो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं, जैसे बलात्कार, अपहरण, भगा ले जाना, दहेज प्रथा, उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक दोनों उत्पीड़न होगा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, लड़कियों की तस्करी आदि महिलाओं के खिलाफ अपराध माने जाते हैं। अब हम देखें कि इनकी अवस्था क्या है। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो अलग अलग अवस्था में होते हैं। जैसे यहां डिस्कस करें तो पहले होता है गर्भ धारण पूर्व अवस्था। दूसरा हम यहां देखें कि गर्भ धारण पूर्व अवस्था में क्या करेंगे, तो क्रोमोसोम चयन तकनीक द्वारा कन्या भ्रूण पर रोक। हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। समाज की समस्या क्या है? समाज की समस्या है वो है पुरुष को प्रधानता। ये पुरुष को प्रधानता देना हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। एक मानसिक सोच है, विकृत सोच है कि हम स्त्री की जगह पर पुरुषों को महत्व देंगे। अब वो अलग अलग कारणों से देते हैं, तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि लड़की का जन्म हो, तो क्रोमोसोम तकनीक, साइंटिफिक मेथड से ये कर दिया जाता है कि लड़की का जन्म ना हो, लड़के का जन्म हो। यही इसी कारण से हम हमारे देश में जो लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात कम देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि क्रोमोसोम चयन तकनीक के माध्यम से कन्या भ्रूण पर रोक लगा देना, लड़कियां जन्म ही नहीं लेंगी, ये एक प्रकार का गर्भधारण पूर्व अपराध आता है जो महिलाओं के प्रति अपराध में शामिल है। दूसरे हैं जन्म से पूर्व। अब देखिए, कोशिश की थी कि गर्भधारण अगर हो तो कन्या भ्रूण ना हो, बराबर है, लड़का ही बने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप इस चीज को नहीं कर पाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्भ जन्म से पूर्व, मतलब शिशु जो है वो दुनिया में नहीं आया है, पेट में ही है, उससे पूर्व भी अपराध कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? लिंग विशिष्ट गर्भपात, लिंग की जांच करा लेते हैं। अब लिंग की जांच करा लेते हैं, पता चल जाता है कि लड़की है, तो अबॉर्शन करवा देते, गर्भपात करा देते। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम शिशु अवस्था में, अब लड़की ने जन्म ले लिया है, वो दुनिया में आ चुकी है, शिशु छोटी बच्ची है, तो उसके खिलाफ देखिए क्या अपराध होते हैं। बालिका शिशु हत्या, सुना होगा, कचरे के डिब्बे में लड़की को फेंक के चले गए, सड़क के किनारे फेंक के चले गए, दादी ने गला दबा दिया, नानी ने गला दबा दिया, ऐसे करके कैसे ना कैसे करके हत्या कर दी जाती है। तो वो छोटी बच्ची जो अभी दुनिया में आई है, उसको आप क्या कर रहे हैं? पैदा होते से ही मार दे रहे हैं। तो ये बालिका शिशु की हत्या एक प्रकार का अपराध है। फिर बालिका अवस्था तक, जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं चुभ रही है आपकी नजरों में, तो फिर अपराध होते हैं। तो क्या अपराध होते हैं? बाल विवाह कर दिया जाता है, बोझ समझते हैं, अलग अलग धारणाएं हैं सामाजिक रूप से। कुछ लोगों का ये मानना होता है अभी शादी कर दें
छोटी उम्र में ही बड़ी होगी, किसी से रिलेशन में आ गई, हमारे घर की इज्जत, परिवार की इज्जत फलाना ठिकाना होगा, तो ये सोचकर बाल विवाह कर देते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं, यौन शोषण होता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, छोटी बच्ची को वेश्यावृत्ति जैसी चीजों में उतार दिया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को अपहरण करके पोर्न फिल्मों में उतार दिया जाता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो बालिका अवस्था में होने वाले अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जो महिला अपराध है। अलग अलग अवस्था में हम लोगों ने जब बात की तो हमने देख लिया कि गर्भ धारण पूर्व भी है, जन्म से पूर्व भी है, शिशु अवस्था में और बालिका अवस्था में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, कि सभी के सभी महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद और देखें तो किशोरावस्था और युवावस्था में भी कई सारे अपराध होते हैं। अब किशोरावस्था और युवावस्था में कैसे अपराध होते हैं, तो डेटिंग के, प्रेम प्रसंग संबंधी हिंसा, लड़की बड़ी हुई है, विपरीत लिंगी पुरुष जो होते हैं उनके संपर्क में आती है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है, प्रेम प्रसंग बनते हैं, डेटिंग करने लगते हैं एक दूसरे को। अब अगर ऐसे में कोई लड़की किसी को मना करती है या कुछ भी एजिटेशन होता है, तो हमने कई बार देखा है कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है। डेट रेप, डेटिंग के बहाने से अलग अलग एकांत स्थानों पर लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाकर उनके साथ रेप कर दिया जाता है। तो ये एसिड हमला हो, डेटिंग रेप हो, ये सभी के सभी जो है वो किशोरावस्था, युवा अवस्था के अंतर्गत आने वाले अपराध होते हैं। आर्थिक रूप से मजबूर होकर यौन संबंध बनाना, मतलब किसी को उसकी गरीबी, उसकी आर्थिक कमजोरी, उस मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, उसको लालच दिया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है कि तुझे मैं ये तब दूंगा जब तू मेरे साथ ऐसे रिलेशंस बनाएगी। तो इस प्रकार के अपराधों को किशोरावस्था या युवा अवस्था के अपराधों में रखते हैं। कार्यस्थल पर यौन संबंध बनाना, जैसे हम लोगों देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो या ऑफिस कल्चर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी लड़की को ब्रेक देने के लिए, रोल देने के लिए, फिल्मों में काम देने के लिए उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। और ऑफिस अगर कोई लड़की जाती है तो उसकी मजबूरी देखी जाती है कि उसको नौकरी चाहिए ही चाहिए, या उसको नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है, और उसको वर्क कार्यस्थल पर उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास भी किशोरावस्था, युवावस्था के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी लड़की को पोर्न फिल्म में उतारा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, तो वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं। बलात्कार किशोरावस्था में लड़कियों के साथ होने वाला अपराध है। किसी भी लड़की को वेश्यावृत्ति में अगर आप उतारते हैं तो किशोरावस्था में होने वाला महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है किसी भी कारण से, आप किसी भी कारण से वो ले सकते हैं, जिसे 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में डिटेल में बताया गया है कि किसी भी कारण से, चाहे वो दहेज को लेकर हो, काम को लेकर हो, आर्थिक तंगी की वजह से हो, या किसी भी वजह से अगर घरेलू हिंसा की जा रही है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के श्रेणी में आएगा। स्कूल में जाते हैं लड़कियां, अब ऐसे में टीचर्स भी स्कूल में है, स्टूडेंट्स छात्राएं भी स्कूल में है, तो अगर टीचर्स के साथ वहां पर गलत होता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है, और छात्राओं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आएगा, जो किशोरावस्था और युवा अवस्था के समय हम लोग देखते हैं। वैसे ही अगर किसी का गर्भपात करवाया जा रहा है, गर्भपात कराना भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है, ध्यान रखेंगे। ब्लैकमेलिंग, ये बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे किसी के कुछ फोटोज है ना, आपने क्या किया, किसी के कुछ पिक्चर देखी, उसके कुछ फोटो देख लिए, और उन पिक्चर्स, उन फोटो को दिखाकर किसी को ब्लैकमेल करके अपने हिसाब से कुछ करवाने की जो कोशिश की जाती है, वो भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रेणी में आता है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रेणी में एक अवस्था जो है वो किशोरावस्था
या युवा अवस्था का समय होता है, जिस समय महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलते हैं। प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में जब देखें तो इस अवस्था में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध देखने को मिलता है, जैसे विधवाओं द्वारा आत्महत्या करना। जो विधवा है, ऐसी महिला जो है वो अपनी पारिवारिक व्यवस्था से परेशान हो जाती, या तो बच्चों के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा ढंग से उसका लालन पालन नहीं हो रहा है और उसको क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में वो आत्महत्या अगर कर लेती है तो ये महिलाओं के खिलाफ अपराध है, लेकिन ये प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था के समय का अपराध होता है। शारीरिक हो, मानसिक हो या यौन शोषण हो, प्रताड़ना हो, जो प्रौढ़ अवस्था में वृद्धावस्था में महिला के साथ हो रही है, उसे भी आप इस श्रेणी में रखेंगे। तो ये सभी के सभी चारों की चार अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं हम लोगों ने देखी, जिसमें गर्भधारण से पूर्व, जन्म से पूर्व, शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, बालिका अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में हम लोगों ने देखा। अलग अलग अवस्थाओं में महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार के अपराध हम देखते हैं समाज में, और इन सभी अपराधों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। अब इनके कारणों को देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके कई सारे कारण हैं। कारण नंबर 1 जब हम देखें तो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारण हमें देखने को मिलेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण के बाद आर्थिक कारण देखने को मिलेंगे, विधिक कारण और राजनीतिक कारण। इन चारों कारण को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों की बात करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में पहला कारण है पितृसत्तात्मक समाज। हम वरीयता की जब बात करेंगे तो हमेशा पुरुष को देखते हैं। किसी भी स्तर पर हम जाएं, किसी भी धार्मिक व्यवस्था में जाएं, तो हमारे देश में, हमारे समाज में हम पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं। महिलाओं को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है, भोग विलास की वस्तु समझकर उनसे उस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जब भी महत्व देने की बात आती है तो एक महिला पर एक पुरुष को ही महत्व दिया जाता है। दोयम दर्जे का महिलाओं के साथ जो ये व्यवहार होता है, ये सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में चला आ रहा कारण है, क्योंकि हम पुराने समय से जब हमारे समाज के ढांचे को देखते हैं तो हम पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान ही देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है। तो पुरुषों को महिलाओं पर जो प्रधानता दी गई है वो प्रमुख कारण है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो। दूसरा, लिंग भेद। लिंग भेद, तुम स्त्री हो और हम पुरुष हैं, जब आप ये लिंग के आधार पर भेद देखते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं इस लिंग भेद के आधार पर ये घोषित कर देते हैं कि स्त्री वर्ग जो है वो कमजोर है और ये जो है ये कहीं ना कहीं मजबूत है, और एक वर्ग की तुलना में दूसरे वर्ग को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से कष्ट सहने वाली आदर्श महिला हो, महिलाओं की अलग भूमिका निर्धारण गृहिणी के रूप में कर दी गई है। घर की इज्जत मान मर्यादा के बंधन देखने को मिलते हैं। महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता का गुणगान किया गया है। शक्ति के बंटवारे में पुरुष को प्रधानता दी गई है। तो जब हम देखते हैं कि अच्छी महिला, आदर्श महिला कौन है, तो आवाज आती है कि ये तो गाय है, ये तो सीता है, कुछ बोलती ही नहीं है, जो हम कहेंगे वो चुपचाप सुन लेती है। ऐसी महिला को आदर्श महिला कहा गया। जब आप किसी भी समाज में कष्ट सहने वाली महिला को आदर्श महिला मानने लगेंगे तो फिर महिलाओं के प्रति कष्ट देने वाली प्रक्रिया बढ़ जाएगी, अपराध और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस महिला को आवाज उठाने की आदत नहीं है, आवाज उठाने योग्य उसको नहीं बनाया गया। अगर उसके खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ वो बोल दे तो फिर वो आदर्श महिला नहीं होगी। मतलब महिलाओं का एक दायरा फिक्स कर दिया गया है, जो सुनेगी, जो कुछ नहीं बोलेगी, प्रताड़ित होती जाएगी, जैसा कहेंगे वैसे करता चली जाएगी, वो आदर्श महिला है। और हर महिला आदर्श महिला बनने के चक्कर में अपराध सहती है, और ये महिलाओं के खिलाफ सामाजिक सांस्कृतिक कारण बन जाता है अपराध सहने का।
दूसरी बात यह है कि महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक रूप से एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि तुम्हारा काम घर पे रहना है, घर को संभालना है, बच्चों की देखभाल करना है और ये सब चीज करना है। तो गृहिणी के तौर पर जब उसकी भूमिका ही निर्धारण कर दी गई है तो फिर जैसे ही वो उससे बाहर जाके कुछ काम करने की कोशिश करेगी तो उसके खिलाफ अपराध बढ़ते हैं। महिलाओं को घर की मान मर्यादा इज्जत के बंधन में बांध दिया जाता है। उसके किसी भी कार्य को घर की इज्जत मान मर्यादा पर आंच के तौर पर देखा जाने लगता है। पुरुष कोई भी काम करे परंतु महिला अगर उस प्रकार का काम कर दे तो उसको इज्जत मान मर्यादा से जोड़ते हैं। इस वजह से महिलाओं के खिलाफ कहीं न कहीं अपराध बढ़ते जाते हैं। महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता का गुणगान कर देते हैं। हम किसी भी कहानी, किसी कविता, किसी भी एक उपन्यास को सुन लें तो उसमें महिलाओं की जगह पुरुषों को महत्व दिया गया है। महिलाओं के ऊपर पुरुषों की शक्ति का गुणगान किया गया है, निम्न घोषित किया गया है। तो एक मानसिक तौर पर महिलाओं में यह बात डाल दी गई है कि पुरुष हमसे बेहतर है और उस अवस्था में उनके प्रति अपराध बढ़ जाते हैं। शक्तियों के बंटवारे में पुरुषों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात कर लें तो पहले संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था। लंबी लड़ाई के बाद, एक परिवर्तन के बाद महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। तो ऐसे कई सारे अधिकार जब शक्तियों के बंटवारे की बात हुई तो महिलाओं के पक्ष में नहीं गए, पुरुषों के पक्ष में गए, जिस वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण थे। अगला देखें आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखें, पहला है पुरुषों पर निर्भरता, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, आर्थिक रूप से कमजोर फिर भी आवाज ना उठाना, ये रोजगार, शिक्षा आदि में कमजोर स्थिति, सभी के सभी जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले आर्थिक अपराध होते हैं। अब जैसे हम लोग पुरुषों पर निर्भरता की बात करें तो प्रारंभ में देखें पिता जो है उस पर लड़की निर्भर है, शादी कर दी तो पति पर निर्भर है, पति के बाद बच्चे, बच्चे में भी कौन, बेटे पर निर्भर है। तो यहां हर एक जगह पर महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर बना दिया गया है। हर एक प्रकार जब महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं तो वो पुरुष वर्ग जो है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है। संपत्ति का अधिकार, मैंने बताया कि प्रारंभ में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। बहुत यत्न के बाद, प्रयत्न के बाद आखिरकार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण है कि महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और उसके बावजूद वो अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठाती हैं, तो ये उनके खिलाफ अपराध का कारण बन जाता है। महिलाओं के पास रोजगार नहीं होता, शिक्षा की कमी होती है, जिस वजह से उनकी समाज में स्थिति कमजोर बन जाती है और जब समाज में स्थिति कमजोर बन जाती है तो उनके खिलाफ अपराध होना तय हो जाता है। तो आर्थिक कारण महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को बढ़ावा देते हैं, एक प्रमुख कारण है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर देखें तो विधिक कारण होते हैं। विधिक कारणों को जब देखेंगे तो यहां सबसे पहले देखने को मिलेगा विवाह, तलाक, बच्चों की परवरिश के संदर्भ में जटिल कानून है। इसके बाद हम जाएं तो फिर प्रभावी कानूनों की कमी, फिर हम देखें मौजूदा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है, जागरूकता का अभाव है, कानूनों का डर नहीं होना, उसके बाद शासन प्रशासन की उदासीनता। ये सभी के सभी विधिक कारण हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देते हैं। विवाह तलाक क्या है कि अगर किसी भी महिला के द्वारा अपने पति, अपने परिवार के प्रति आवाज उठाई जाती है तो तुरंत तलाक दे देंगे, इस प्रकार का सिस्टम मौजूद है। कोई विशेष कानून नहीं है। कहीं ना कहीं इन वजह से मजबूरी में महिला अपनी वर्तमान स्थिति में कष्ट सहते हुए, अपराध सहते हुए जीती है और ऐसे एक वर्ग को अपराध करने का मौका मिल जाता है। बच्चों की परवरिश के समय संबंध में जटिल कानून है। अगर तलाक होगा तो तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी, कौन उसका पालन पोषण करेगा, क्या व्यवस्था रहे, इसको लेकर हमारे देश में कानूनों की व्यवस्था जटिल है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देती है। देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए
कोई प्रभावी कानून नहीं है, या हम कहें कि प्रभावी कानूनों की कमी है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है। अगर कोई कानून है तो उस कानून का क्रियान्वयन भी प्रभावी तौर पर नहीं हो रहा। कचहरी में जाइए, थाने में जाइए, किसी भी लेवल पर उन कानूनों को जब केस दर्ज करने के लिए जाते हैं, सीरियस नहीं लिया जाता। महिलाओं के केसेस को नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत सारी जगह पर कानून के क्रियान्वयन की कमी के कारण अपराधों को बढ़ावा मिलता है। अगर कोई कानून है, उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी हो रहा है, तो उसके बारे में जागरूकता ही नहीं है। प्रताड़ित होते रहना है, कष्ट सहते रहना है, अपराधों के अंदर जीवन जीते रहना है, लेकिन बचाव के तरीके पता ही नहीं है। तो जागरूकता का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है। कानून का डर नहीं होना। कोई कानून अगर है भी और उसके बारे में पता भी है और कोई महिला केस रजिस्टर करने भी जाती है, तो समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को कानून का डर भी नहीं है कि जा करवा दे जो करवाना है। तो ये डर नहीं होना भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है। और शासन प्रशासन की उदासीनता, जब हम महिलाओं के प्रति अपराधों की बात करते हैं, शासन प्रशासन उतनी ज्यादा मुस्तैदी के साथ उन मामलों को निपटाने पर ध्यान भी नहीं देता। जब भी ऐसे केसेस थाने में आदि जगह पहुंचते हैं तो बोलते हैं आपस में समझ लो, खत्म कर लो। तो इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों ये समझिएगा, ये विधिक कारण है अपराधों को बढ़ाने के। फिर देखते हैं राजनीतिक कारण। वोट बैंक का माध्यम समझा जाना, नीति निर्माण में सहभागिता नहीं होना, संसद राज्य विधानमंडलों में आरक्षण का अभाव, चुनाव जीतने के लिए चेहरा मात्र मानना, महिलाओं का नेतृत्व योग्य न मानना। देखिए, देश की पॉपुलेशन में 50% लगभग माना जाता है कि महिलाएं हैं। तो महिलाओं को सिर्फ इसलिए देखा जाता है राजनीतिक तौर पर कि इनसे अपने को केवल वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए सरकार बनानी है। ये राजनीतिक कारण, ध्यान नहीं देना बाकी सब चीजों पे, बस वोट के लिए उनको याद करना है। तो वोट बैंक का कारण समझा जाना ये बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के खिलाफ अपराधों का। जैसे हम देखें, आजकल महिलाओं के बैंक खाते में सीधे सरकारें क्या करती हैं, पैसा डाल देती है, और उसके चक्कर में महिलाएं क्या कर रही हैं, उस संबंधित पार्टी को वोट कर देती हैं, उनकी सरकार बन जाती है। यहां पर महिलाओं को सक्षम बनाने पर काम नहीं हो रहा है, सबल बनाने पे काम नहीं हो रहा है। सबलता, सक्षम बनाने पे काम ना होके केवल वोट प्राप्त करने के लिए लालच दिया जा रहा। आप इसकी जगह पर अगर सक्षम बना दे, सबल बना दें, जागरूक कर दें, शिक्षा पहुंचा दें, महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगे, तो उनके खिलाफ हो रहे अपराध क्या होंगे, कम होंगे। तो अपराध कम तभी होंगे जब आप उनको सबल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। लेकिन वोट बैंक के रूप में उन्हें देखा जाता है। नीति निर्माण जब करनी होती है, संसद में चले जाइए, मंत्रिमंडल में चले जाइए, इक्का दुक्का महिलाएं मिलती हैं। राजनीति में जब महिलाओं को नहीं देखा जाता तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने की तरफ समाज नहीं देखता, जिस वजह से उनके खिलाफ अपराध बढ़ते हैं। वर्तमान में हम देखें कि सरकार ने लगभग 33% आरक्षण महिलाओं को राज्य विधानमंडलों में और संसद में अब किया है, जो 2029 से लागू होगा। मतलब अभी तक ये लागू नहीं है। जब स्थानों का आरक्षण ही नहीं है, महिलाओं की सहभागिता ही नहीं है, भागीदारी ही नहीं है कानून निर्माण में, तो कानून उनके हिसाब से उनकी रक्षा के लिए कैसे बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ाने में। चुनाव जीतने के लिए चेहरा मात्र मानना। क्या होता है कि पंचायत के चुनाव होते हैं, या विधायक के चुनाव होते हैं, या सांसद के चुनाव होते हैं, तो पार्टियां क्या करती है कि कुछ महिलाओं को टिकट दे देती है कि हमारी तरफ से ये महिला कैंडिडेट है। अब उस महिला कैंडिडेट को केवल फोटो चिपकाकर सारा काम पुरुष वर्ग कर रहा है। केवल चुनाव जीतने के लिए हम लोगों ने महिलाओं को कैंडिडेट बना दिया है, तो महिलाएं और एक महिलावादी वर्ग का वोट प्राप्त करने के लिए चेहरा मात्र मान लेते हैं महिलाओं को, जिस वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं और महिलाओं के अंदर नेतृत्व की योग्यता नहीं है, ऐसा समाज में लगता है। जबकि आज वर्तमान में देखें तो हमारे पाकिस्तान के साथ जो अटैक हो रहे हैं,
उसकी सूचना जो दी जा रही है वो महिला ऑफिसर्स के द्वारा दी जा रही है। तो ये पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश है कि महिलाएं जो है वो नेतृत्व की योग्यता रखती है, लेकिन समाज में एक व्यवस्था फैली हुई है कि महिलाओं को नेतृत्व योग्य नहीं माना जाता और उनको आगे बढ़ाया नहीं जाता, जिस वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होते हैं वो बढ़ते हैं। तो ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, विधिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। अब इनके परिणाम क्या है? ठीक है, जब महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा होते हैं तो उन अपराधों का महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उनको भी देखा जाए। यहां सबसे पहले देखें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और काम के मौलिक अधिकारों का हनन। अपराधों के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सुरक्षा का, काम का मौलिक अधिकार नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें हमेशा निम्न स्थिति बनी होती है महिलाओं की। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो देश में महिला साक्षरता की दर 70% भी नहीं है, 60% भी नहीं है, 70 तो छोड़ दीजिए, 59% के आसपास हमारे देश में महिला साक्षरता है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, अपहरण होना, रेप होना, एसिड अटैक होना आम बात हो गई। तो सुरक्षित भी महिलाएं अपने आप में महसूस नहीं करती। काम की दृष्टि से देखें तो एक गृहिणी के तौर पर हम महिलाओं को देखते हैं जिसकी उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाना आदि चीजों का उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। किसकी वजह से? अपराधों के कारण। अपराध ना हो, छूट मिले, शिक्षा मिले तो कहीं ना कहीं उनको इन मौलिक अधिकार सुनिश्चित हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा परिणाम है जिसकी वजह से महिलाएं पिछड़ती चली जा रही हैं। नेक्स्ट देखें, एकांत में रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं यार मुझे अकेले छोड़ दो, एकांत में रहने का वास होता था। जो मुख्य धारा है विकास की ओर बढ़ने का काम जो करना है देश के लिए, उसमें इनका योगदान घटता जा रहा है। समाज से अलग एकांत को अपनाने की तरफ बढ़ रही है। यातनाओं के कारण मनोवैज्ञानिक आघात होता है, महिलाएं मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, अस्वस्थ है, मानसिक बीमार होती जा रही है, जिसकी वजह से देश के विकास में, समाज के विकास में जो योगदान महिलाओं को देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। ये बहुत बड़ा कारण है। और इन सभी चीजों के कारण जब मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो आत्महत्या की प्रवृत्ति भी महिलाओं में बढ़ रही है। मैंने आत्महत्या वाले टॉपिक में बताया था कि हमारे देश में 52% महिलाओं में जो आत्महत्या होती है वो गृहिणी करती हैं, ये याद रखिएगा। और सभी हो रही आत्महत्याओं में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। कारण यही है कि उन पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता है और आत्महत्या की तरफ बढ़ जाती है। वर्तमान में जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था बदल रही है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध उन्हें अश्लील फिल्मों की तरफ, वैश्यावृत्ति की तरफ और नशे की लत की तरफ भेजते जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिला जो है वो पिछड़ती जा रही है। तमाम काम करके योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन महिला अपराधों के कारण महिलाएं समाज में पिछड़ते चले जा रही। महात्मा गांधी का वो कथन याद आता है कि अगर शिक्षा देना हो तो एक पुरुष की जगह पर एक महिला को शिक्षा दीजिए। जब महिला को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिला को शिक्षित करने का परिणाम क्या होता है? पूरे परिवार की शिक्षा। इसका मतलब है कि अगर देश में साक्षरता को बढ़ाना है तो हमें महिलाओं की शिक्षा पर काम करना पड़े। और महिलाओं की शिक्षा तभी होगी जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगी। मानसिक रूप से स्वस्थ अगर महिलाओं को रखना है तो उनके ऊपर जो दबाव पड़ता है वो खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना पड़ेगा। तो महिलाओं के खिलाफ अगर अपराधों को रोकना है तो उसके लिए हम सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न प्रयास देखते हैं। राजनीतिक स्तर पर देखें तो विभिन्न प्रयास देखते हैं। क्या क्या उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं उस पर हम नजर डालें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि मामलों के तुरंत निपटान के लिए महिला जांच ब्यूरो बनाना होगा। क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई रेप की घटना होती है, किसी के साथ कोई एसिड अटैक होता है,
किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, किसी के दहेज प्रथा को लेकर किसी को प्रताड़ित किया गया है, तो किसी भी रूप में अगर कोई भी महिला के खिलाफ अपराध हो रहा है तो उसका तुरंत निपटान होना चाहिए। अब ऐसा सिस्टम हमें देखने को नहीं मिल रहा कि एक महिला जांच ब्यूरो हो जो महिलाओं के खिलाफ आ रहे मामलों का फटाफट त्वरित गति से निपटान कर दे, उसको राहत पहुंचाए, उसको खिलाफ जो अपराध कर रहा है उसको तुरंत सजा दे दी जाए। इसके अलावा देखें तो महिला पुलिस भर्ती को बढ़ाना, आपको महिला को क्या करना पड़ेगा, सबलता प्रदान करनी पड़ेगी। और अगर आपको सबलता प्रदान करना है तो पुलिस में जाएंगे तो यहां पर पुरुष वर्ग की प्रधानता है। महिला को शारीरिक रूप से कमजोर मानकर पुलिस सिस्टम में पुरुष को महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पुरुष वर्ग महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देता, केसेस को साइड भी कर देते हैं और खुद भी कभी कभी अपराधों में लिप्त होता है। तो ऐसे में अगर महिला पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को त्वरित गति से निपटान करने का काम होगा, संज्ञान लिया जाएगा, सीरियसली उनका निपटान। तो महिला पुलिस भर्ती को बढ़ाना होगा। और मध्य प्रदेश में हम देखें तो यहाँ 50% तक हम आरक्षण देख रहे हैं कि अगर पुलिस की भर्ती 100 निकलेंगी तो 50 महिलाओं के प्रति आएंगी, जो एक सराहनीय कदम है। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट देखें तो विशेष महिला थाना की स्थापना करनी पड़ेगी और अब सरकार कर भी रही है। विशेष महिला थाना की स्थापना कीजिए। साधारण थाने में बहुत सारे केसेस होते हैं और उन थानों में जब आप महिलाओं के खिलाफ अपराधों के केसेस भी लेके जाते हैं तो उसे विशेष रूप से ना देखकर साधारण केसेस के भांति देख लिया जाता है और वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, निर्णय जल्दी आता नहीं है, अपराधी को सजा मिलती नहीं। और अपराधी को जब सजा नहीं मिलेगी तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, छूट के आ जाऊंगा। अपराध करने के पीछे उसका कोई डर नहीं होता, वो बिंदास अपराध करते चला जाता है और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध रुकते नहीं है। तो विशेष महिला थाना स्थापित हो जहां अपराधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का गठन किया जाना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर बहुत बेहतरती से काम करे। पसंद का वकील मिलना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है, अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो उसका केस जो है वो जिस वकील को चाहे उस वकील को मिले, इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उसके केस में निर्णय हो, अपराधी को सजा मिले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रभावी कानून बनाने होंगे, सख्त कानून बनाने होंगे जिनमें जल्दी सुनवाई हो और अपराधी को त्वरित सजा मिले। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब अपराधी को सजा भी हो जाएगी उसके बाद क्या, तो जो पीड़ित महिला है उसके राहत के लिए उसके पुनर्वास के संबंध में प्रबंध भी करना पड़ेगा ताकि वो उसकी रोजी रोटी चला सके, उसका जीवन जी सके। महिला आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में अब देखने को मिल रही, तो महिला आरक्षण की व्यवस्था एक अच्छा कदम होता है अगर आप महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना चाहते हैं तो ये सभी जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, मामलों का तुरंत निपटान हो, इसके लिए जांच ब्यूरो बने, महिला पुलिस भर्ती को बढ़ाएं, विशेष महिला थाना बने, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का गठन हो, पसंदीदा वकील मिलने लगे महिलाओं को ताकि निर्णय जल्दी हो, प्रभावी सख्त और जल्द सुनवाई वाले कानून बनने चाहिए, राहत और पुनर्वास की व्यवस्था हो, महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था में आने का मौका मिले, एनजीओ को प्रोत्साहन किया जाए विभिन्न ताकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वो अभियान चलाएं, लोगों को रोज कहीं ना कहीं जागरूक करें, निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाए क्योंकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, सबल नहीं होती है, सेल्फ डिपेंड बहुत कम होती है। ऐसे में वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए न्याय कैसे प्राप्त करेंगी, तो न्याय दिलाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। आत्मरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, स्कूल में, कॉलेज में आदि जगहों पर लड़कियों को, औरतों को ट्रेनिंग दी जाने चाहिए, जबकि उनके खिलाफ कोई अगर अपराध कर रहा हो कोशिश तो उससे वो खुद का बचाव कर सकें। सेल्फ डिफेंस की व्यवस्था सिखाओ, जागरूकता प्रचार प्रसार करो, गृहिणियों के लिए आदर भाव बढ़े, गृहिणियों को केवल भोग विलास की वस्तु न समझे, घर की नौकरानी न समझा जाए कि सिर्फ घर का काम कराना है, बच्चों का लालन पालन देखभाल करवानी है,
उनको जीवन का एक अंग मानकर साथी के तौर पर आगे चलना पड़ेगा। परिवार में उनको पर्याप्त इज्जत देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने सम्मान को महसूस करेंगी। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में आधुनिक सुधार हो, धार्मिक रूप से जो महिलाओं को पिछड़ा माना जाता है उसमें सुधार करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए। एक समान सिविल संहिता कर दी जाए, अलग अलग कानूनों की व्यवस्था खत्म होगी तो महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, ये सब बातें हुई उपाय की, लेकिन संविधान जो है उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 42 और 44, ये वो आर्टिकल्स हैं जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून समान होगा। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 15 विशेष तौर पर आरक्षण की व्यवस्थाएं करता महिलाओं के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान होगा। तो 15 3 महिलाओं के लिए आरक्षण देता है, विशेष प्रावधान करने का निर्णय करता है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार महिलाओं को भी प्रदान करता है, जैसे सभी को प्राप्त है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 39 जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता आदि का प्रावधान करता है। एक समान वेतन की बात करता है, महिला हो या पुरुष। तो ये सभी प्रावधान आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल नंबर 42 महिलाओं को प्रसूति सहायता और विशेष सहायता का प्रावधान करता है, जिससे महिलाओं को सबलता मिलती है। और आर्टिकल नंबर 44 एक समान सिविल संहिता की बात करता है, जिसमें महिला हो या पुरुष सभी को समान व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी व्यवस्था में हो। तो ये संवैधानिक प्रावधान है महिलाओं के प्रति। क्लियर? तो यहां हमने महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हो रहा है उसका अर्थ भी जाना, आईपीसी की विभिन्न श्रेणियां भी देख ली, अपराध की अवस्था भी देखी, अपराध के कारण जिसमें हमने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विधिक और राजनीतिक कारणों पर चर्चा की, महिलाओं के प्रति अपराध के परिणाम देखे, उपाय देखे, संवैधानिक प्रावधान देखे। इनके बाद दोस्तों घरेलू हिंसा वाला टॉपिक इसमें रह जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग किस पे बात करेंगे? घरेलू हिंसा पर बात करेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करेंगे और इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी कि इसकी स्थिति क्या है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।